वैभव जी आप आए पहले और कविता का पाठ करें। पहली कविता है, ये मेरी बात है शुरुआत के लिए, कहीं भी करता हूँ देरी में भी तो यूजुअली इसी के साथ। मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व से कविता जैसी एक बात रचना चाहता हूँ। मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व से कविता जैसी एक बात रचना चाहता हूँ। फिर अस्तित्व की उसी संपूर्णता से उसे तुम सब से कहना चाहता हूँ। क्या कोई है जिसे इतना औटाया हुआ, इतना भरपूर, इतना घना और इतना संपूर्ण सत्य सुनने की इच्छा है? क्या कोई है? दूसरी कविता, सबसे ज्यादा कविताएं डेफिनेटली प्रेम पर लिखी गई हैं, प्रेम से आती हैं। उसकी याद जैसे तीसरे पहर की उलझन, जैसे अंगारों की तड़फन, जैसे जलते तेल की झांस, जैसे कंठ में पुरानी फांस। उसकी याद जैसे ताजे जख्म पर मलहम, जैसे पहली बारिश की छम, जैसे चाशनी के दो तार, जैसे नमक स्वादानुसार। इस वक्त आपने इस्तेमाल किया झांस। वो हो सकता है कि जब हम सरसों का तेल वगैरह गर्म करते हैं, जो घर में पूरी उठती है उसकी झांस, जैसे आंखों में कुछ मिचमिची सी होती है, जलन सी होती है, उसे हमारे यहाँ अवधि में झांस कहते हैं। वहां से शब्द राजस्थान में उस झांस को बढ़ाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है जब सरसों के तेल की पेराई। जी जी जी, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जितनी झांस लगेगी तेल उतना असली है। तो ये बात जी, तो जैसे चाशनी के दो तार, जैसे नमक स्वादानुसार। उसकी याद जैसे ओट में भरा समंदर, जैसे दुनिया मन के अंदर, जैसे तर्जनी की नोक पर संसार, जैसे समूची सृष्टि का सार। तीसरी कविता, ये बनारस में 80 घाट पे एक सुबह बैठ के लिखी थी। कविता क्या, जो मन में आ रहा था उस समय प्रवाह देखते हुए गंगा का। संस्कृति की दुहाई देकर उसे जड़ रखने पर तुले हुए लोगों, संस्कृति की दुहाई देकर उसे जड़ रखने पर तुले हुए लोगों, तुम भूल जाते हैं कि गंगा अनवरत बहेगी, कि गंगा अनवरत बहेगी, तभी बनारस संभव होगा, तभी बनारस संभव। चौथी, सुनो, ध्यान से सुनो, एक ही परिधि में अनवरत बह रहे समय के प्रवाह का शोर, कि नदी सागर में, सागर बादल में, बादल हिमानी में, और हिमानी फिर नदी में है समाये। कि अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, अभी ही मेरा बचपन बीता है, अभी ही मैं पहले प्रेम की बारिश में भीगा हूं, और अभी मेरा देहांत हो चुका। कि समय ना आगामी है ना अतीत है, कि समय ना आगामी है ना अतीत है, कि समय पर आरोपित सारे नियम झूठे हैं, सिवाय इसके कि समय अगर है तो बस आज है, अभी है। पांचवी, जो जिया गया उसे समझो, उसे स्वीकारो और उसे इज्जत बख्शो। जो जिया गया उसे समझो, उसे स्वीकारो और उसे इज्जत बख्शो। क्योंकि अच्छा बुरा घटिया उदात जो कुछ भी जिया गया वो सब जीवन है, और अपने जिए गए की नकार या उसके साथ धोखेबाजी कुफ्र है।
और आखिरी कविता, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम साहित्य में देखना भाषा, शिल्प, व्याकरण, चमत्कार। तुम्हें हक है, तुम साहित्य में देखना भाषा, शिल्प, व्याकरण, चमत्कार। मैं देखूंगा बस जीवन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलना बोलना आता नहीं। मैं यहाँ जब हम सुन रहे थे तो मुझे लगा कि कला, रंग और लोक कला, जैसे आपने बताया, बहुत पीछे चले गए। मेरी माँ लाइनों से चित्र बनाती थी, वो पूजा का ठौर होता था, तो मैं वहाँ तक हमारी स्मृतियाँ लौट गई। और जब संगीता जी बात कर रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हौसला मिल रहा है। और मैं आध्यात्म के बारे में पढ़ती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ। पूजा एक अलग प्रकार की होती है आध्यात्म की, जिसमें न घंटी बजाई जाती है, न आरती होती है, लेकिन कहीं हम पहुँच जाते हैं दूर तक। अभी हम बैठे बैठे वहीं पहुँच गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। वैभव जी ने कविताएं सुनाई तो यहाँ भी बहुत आध्यात्मिकता, जीवन, दर्शन, लोग और बनारस भी ले आया। मेरा बहुत जाने का मन है, मैं गई नहीं हूँ अभी तक कभी। बहुत अच्छा लगा, आप सभी बैठे हैं यहाँ पर, आप सभी को अभिवादन, प्रणाम। मुझे यहाँ कविता बोलने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए देव जी प्रतिमा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने पता नहीं कैसे पहचान लिया कि मैं कुछ 2-4 शब्द बोल लेती हूँ, लिख लेती हूँ, फिर संगीता जी मिल गई हमको और हम यहाँ पर खड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप अवसर दे रही हैं हमें और हम कुछ शायद कुछ अच्छा हो जाए। कभी अपना अवसर खुद पैदा करो। ये कभी ऐसा डर वाला नहीं था। सच इन दिनों में कविताएं लिख रही हूँ, ये नीली डायरी है और इसमें शीर्षक खासतौर से स्त्री के इर्द गिर्द के संसार को और उसके साथ स्त्री जीवन और ऐसे करके लिख रही हूँ। तो कुछ सुनाऊंगी और थोड़ी देर में ही मैं अपनी जगह पर लौट जाऊंगी। देव जी को शिकायत नहीं होगी कि मैंने ज्यादा समय लिया। तो पहली कविता है हिंसा, स्त्री और आदमी का शीर्षक है। इसमें 2-3 छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं प्रेम में हूँ इसलिए बार बार लौट सकती हूँ तुम्हारे पास। मैं प्रेम में हूँ इसलिए बार बार लौट सकती हूँ तुम्हारे पास, कहा स्त्री ने। यदि चित्रकार की तरह रच सको मुझे तो बताओ, चित्रकार रंगों को साधता है चित्र को नहीं। क्या स्वामित्व छोड़कर शून्य हो सकोगे? फिर स्त्री कहती है कि जब तुम कहते हो कि तुम अहिंसक हो, जब तुम कहते हो कि तुम अहिंसक हो, बेकार सोचना मेरा ही है स्वभाव। तो सुनो, बर्फ भी यही कहती है, हिम प्रदेश के वृक्षों की निगल कर हरियाली, बेआवाज तुम्हारा रहना, तुम्हारी व्यस्तता यह शांति नहीं एक हिंसा है। क्या बात, बेआवाज तुम्हारा रहना, तुम्हारी व्यस्तता यह शांति नहीं एक हिंसा है। फिर स्त्री कहती है कि स्त्री सस्ती कभी नहीं थी, स्त्री सस्ती कभी नहीं थी, न देह से न आत्मा से। पुरुष हुआ जब जब उदास, खोजा उसने स्त्री को। स्त्री हुई जब जब हताश, मूंद कर आंखें उतर गई नींद में। क्या बात। एक प्रेम, शहर और स्त्री, ये पूरी सीरीज इसी पर जा रही है। सच कहूं तो प्रेमी से ज्यादा उसका शहर समझता है मुझे। सच कहूं
प्रेमी से ज्यादा उसका शहर समझता है मुझे, जब जब गए पास उसके सिर झुकाकर किया स्वागत शहर में। मन टटोलता रहा प्रेमी को हर दृश्य में, मगर वो नहीं आया, शहर देखता रहा मुझे टुक 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 टुक। इसी से एक टुकड़ा है कि उसने कहा चलो तुम्हें घुमाकर लाता हूँ। उसने कहा चलो तुम्हें घुमाकर लाता हूँ, दीवारों को परे धकेल कर चल पड़ी उसके साथ सैर पर। वह बढ़ता रहा आगे आगे आगे, उसके परिजनों ने संभाला मुझे। लास्ट है कि प्रेमी के आगोश में हुई महसूस अकुलाहट, प्रेमी के आगोश में हुई महसूस अकुलाहट आजाद किया जब उसने लौट सकी पुनः प्रेम में। बहुत अच्छा, बहुत ही। अब कला है चारों तरफ, हम गैलरी आर्ट गैलरी में खड़े हैं, तो यहाँ पर स्त्री कला और जीवन से बस छोटे छोटे 2-3 टुकड़े सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगी। कि राहगीर जब पुरुष हुआ, पेड़ के नीचे से गुजरते हुए तोड़ लिया झटक कर टहनी पर खिला हुआ फूल उसने, फिर हथेली में कसकर उंगलियों से मसलकर फेंक दिया अपने आगे और बढ़ गया गंतव्य पर। लेकिन जब राहगीर स्त्री हुई, फूलों से लगे पेड़ पर टांग दिया उसने अपना मन, फिर हर बसंत वही पेड़ महकता रहा उसके भीतर। स्त्री की उच्छ्वास ऊंची बन गई, स्त्री की उच्छ्वास ऊंची बन गई। किसी चित्रकार ने रचा जब स्त्री को कैनवास पर, स्त्री उतर गई रूह सहित उसकी पेंटिंग में, जहां जहां छोड़ी थी उसने थोड़ी सी जगह सांस लेने पर। ये कला से जुड़ा हुआ है कि स्त्री जब बजाती है किसी वाद्य यंत्र को, तो वह जीवन के अवरोधों को मुक्त करती है। स्त्री जब बजाती है किसी वाद्य यंत्र को, तो वह जीवन के अवरोधों को मुक्त करती है। 10 उंगलियों में उतर आता है मन, स्वरों की नदी में बहते हुए, स्मृतियों की गोद में रख वायलिन। स्त्री मूंद लेती है आंखें और एक साथ जी लेती है तीनों काल। बहुत मुझे लगता है समय खत्म है, नहीं तो स्त्री विवाह और सच्चाई टाइटल से बस छोटे से 3 टुकड़े हैं। कि स्त्री गाय कभी नहीं थी, स्त्री गाय कभी नहीं थी, वाचाल मौन के लिहाज में वह बोल नहीं सकी। विवाह के नाम पर धकेल कर गैरों में माँ बाप ने गंगा नहा ली। विवाह की नियत बिन तनख्वाह नौकर की थी या प्राणों की आहुति देने की। स्त्री घसीटती रही परंपराओं के बोझ को शमशान तक। बस लास्ट है कि हथेलियों पर पोती गई हल्दी इस कदर, कि हथेलियों पर पोती गई हल्दी इस कदर कि ढक गया पूरा वजूद स्त्री का। फिर रश्में होती रही शुभ विवाह की, स्त्री ने खो दिया अपना रंग सदा के लिए। आप सभी को प्रणाम। संगीता जी, आपका बहुत आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और आप जैसे गुणी लोग यहाँ पे हैं देव जी, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायी घटक है। हम लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे विचार कल्पना जी ने रखे। कल्पना जी स्वयं कल्पनातीत सुंदर हैं और इतनी नाजुकता से, धैर्य से और मिठास के साथ अपनी बात रखती हैं और स्त्री विमर्श की बात कहती हैं। बहुत सुंदर इन्होंने अपने विचार रखे कि हाथों पे मेहंदी का रंग चढ़ा या हल्दी का रंग चढ़ा, तो उसका अपना वजूद का जो रंग था वो शायद धूमिल हो गया। उस रंग को दोबारा पकड़ना होगा और आप पकड़ चुकी हैं और हम नतमस्तक हैं। संगीता जी ने जो बात कही थी
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब तक मन हार नहीं मान लेता तब तक जीत ही जीत है। तो उसी संदेश के साथ, और देव जी ने जिस बात का जिक्र किया और एक बहुत सुंदर शब्द इसका इस्तेमाल किया, उत्सव धर्मता, कि वो भी संगीता जी के ही उन्होंने परिप्रेक्ष्य में कहा कि उत्सव धर्मता है उनके अंदर, कि जिंदगी को सारी परेशानियों के बावजूद उत्सव की तरह मना पाना, इसमें बहुत कलेजा लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत धैर्य लगता है, बहुत दर्द के कई सोपानों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके आत्मा का रंग चढ़ता है और वो जिस निष्कपटता के साथ आपके पूरे अस्तित्व में झलकने लगता है, वो अपने आप में एक मिसाल हो उठते हैं। आप कभी कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है, कई लोगों के जो बहुत प्रैक्टिकल, जिनको समझ नहीं आता होगा कि क्या चांद तारे फूल खुशबू आशा निराशा, सीधा सीधा बोलो ना, शेयर मार्केट में चल के आ रहा है कि क्या रखा है इन सारी बातों में। तो मेरी कविता जो है वो योगी और भोगी, कवि और सांसारिक जीवन के बीच का कुछ संवाद है। एक हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो कवि बोलेगा, उसके साथ फिर साथ में सांसारिक व्यक्ति बोलेगा। कभी कभी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कहकर मुझे शीर्ष पर बिठा दिया गया। मेरी कल्पना के कपोत को प्रशंसा के स्वर्ण से गढ़ा गया। तो कभी पोएट्री कैन मेक नथिंग हैपन कहकर मुझे नैराश्य के भंवर में धकेल दिया गया। मेरे दिवा स्वप्न सी उड़ान को सच्चाई की नकेल से नकेल दिया गया। A fellow is either a madman or a poet. दोस्तों, मुझे पागल भी करार दिया गया। तुम हवाई किले बनाते हो, कपोल कहानियां बुदबुदाते हो, कौन तुम्हारी सुनता है, कौन तुम्हारे कहे को बुनता है। तो कवि ने जवाब दिया पलटकर, मैं आदर्श की बात करता हूँ, मैं आदर्श की बात करता हूँ, तुम आंकड़े बताते हो। मैं शांति और प्रेम का दूत हूँ, तुम अपनों के और अपने ही खून में नहाते हो। सुनो कवि, तुम्हें फुर्सत नहीं प्रेम और श्रृंगार से। तुम्हारी उपमाएं टिकी हैं फूल और चांद पर, तुम्हारे अलंकार हमें लगते हैं भंगार से। कवि ने कहा, मैं सत्य की बात करता हूँ, तुम कामनाओं में जीते हो। मैं समाधान पर मनन करता हूँ, तुम मुश्किलों पर ध्यान देते हो। फिर भोगी ने कहा, कभी तृप्ति के परे की उदासी को जिया है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सटाइटी। कभी तृप्ति के परे की उदासी को जिया है, आटे दाल का भाव मालूम किया है। कवि ने कहा, मैंने हर अनुभव को दिल से जिया है, जीवन की धूप में खुद को पका लिया है। जैसा अभी मैं नाम भूल गई, वैभव के शब्दों का वैभव भी निराला था। तो वैभव ने कहा कि ओटाया हुआ, मुझे बहुत सुंदर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उनकी सारी उपमाएं कहीं ना कहीं रसोई की गंध लिए हुए थी, छौंकन लिए हुए थी, घास लिए हुए थी और ये सारी चीजें। तो कवि ने कहा, मैंने हर अनुभव को दिल से जिया है, जीवन की धूप में खुद को पका लिया है। भटक भटक कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब होश का दिया जला लिया है। मर्म तो ठीक है, मर्म तो ठीक है, पर क्या अर्थ भी तुम जानते हो? माया, मात्र ख्याली पुलाव पकाकर क्या अपना घर चलाते हो? जागो कवि जागो, अभी भी समय है। ये अध्ययन लेखन लेखन छोड़ो, हमारे साथ आटे दाल की दौड़ में दौड़ो। कवि ने कहा, तुम कब से भाग रहे हो, तुम कब से भाग रहे हो, बताओ ना क्या पा सके हो। मैं तो ठहराव की सोच रहा हूँ, जोड़ बाकी में तो मैं कमजोर ही रहा हूँ। भोगी बोला, न करो ये बातें दिलकशी की, न करो ये बातें दिलकशी की, आखिर में काम आएगी धन संपत्ति ही। क्या है ठाट बाट, क्या है ठाट बाट, कितनी कमाई की,
पत्नी, बच्चों, माँ बाप को क्या खिलाते हो? या धारण की है वैराग्य की फाका मस्ती? कवि ने जवाब दिया, मेरे शब्द और मेरे भाव, मेरे शब्द और मेरे भाव ही है मेरा हासिल, यही दे जाऊंगा धरोहर में। मकान और दुकान नहीं दे सका तो क्या, विवेक, संवेदना, मूल्य दे जाऊंगा विरासत में। दे जाऊंगा जीवन के नृत्य, दे जाऊंगा जीवन के नृत्य, दुख के सत्य, चेतना का मन, स्मृतियों का तन, राग का अलाप, चूल्हे की राख। मौन के शब्द, प्रार्थना के पथ्य, आवाज की लय, आंखों की मैल, वाद्यों की धुन, भंवरों की गुनगुन, कथन का मंतव्य, दृश्य का सौंदर्य, कोशिशों की भंगिमा, उम्मीद की तरुणिमा, मेहनत का स्वाद, गहरी नींद का ख्वाब। अब बोलो, क्या अब भी मुझे आंकड़े दिखलाओगे या सार्थक जीवन जीना कभी तुम समझ पाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आपकी नई किताब आई है उसके लिए भी आपको बधाई और शुभकामनाएं।